जय हिंद दोस्तों, आरडीजीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम बायोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। बायोलॉजी से बहुत से बच्चे जो है डरते हैं, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप 9th में हो, 10th में हो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये आप लोगों को हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को हम साइंस के बायोलॉजी जो है आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले शुरू करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, विज्ञान जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम जीव के बारे में अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को हम कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। यह डिफिनेशन कहीं आप लोगों से पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछेगी कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले, ठीक है, सबसे पहले बताने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु, ठीक है। और जीव विज्ञान को पहले जूलॉजी के नाम से ही जाना जाता था, इसलिए जूलॉजी का भी पिता अरस्तु को ही कहा जाता है, ठीक है। आगे चल करके थियोफ्रेस्टस नामक एक वैज्ञानिक है, ठीक है, जिन्होंने कहा कि नहीं, पेड़ पौधा में भी जान होती है, उसके बारे में अध्ययन करना भी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है, जीव विज्ञान को कितने टाइप्स हम लोग बांटते हैं, ठीक है, और कौन सा टाइप्स के अंतर्गत क्या चीज पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। देखिए बायोलॉजी को जो है दो भागों में हम लोग बांटते हैं, एक होता है जूलॉजी और दूसरी का होता है बोटनी, ठीक है। जूलॉजी, ये जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है, और बोटनी को कह सकते हैं पादप विज्ञान, पादप विज्ञान, ठीक है। यानी कि जूलॉजी, कोई आपसे पूछे कि जूलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है, तो जिसके अंतर्गत जंतु का अध्ययन करते हैं, यानी एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, जैसे मनुष्य, ठीक है, जैसे जानवर, यानी कहने का मतलब कि वैसे जीव जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, ट्रेवल करें, यानी कि जा सके, ठीक है, वैसे जीवों का अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और बोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो वैसे जीव जो एक जगह से दूसरी जगह वह नहीं जा सके, जैसे पेड़ पौधा, वो एक ही जगह पर स्थिर रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, लेकिन पेड़ पौधे में भी क्या होती है, जान होती है। तो उसका अध्ययन जो है हम लोग करेंगे किसके अंतर्गत, बोटनी के अंतर्गत, यानी कि पेड़ पौधा के जो हम लोग बारे में पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है, बोटनी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि बायोलॉजी के पिता कौन है, ठीक है। तो बायोलॉजी के पिता, सबसे पहले आप लोग बता दें कि बायोलॉजी का पिता, बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब जीव विज्ञान के बारे में लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया तो उस समय केवल जूलॉजी का ही अध्ययन किया जाता था, ठीक है, उस समय बोटनी का अध्ययन नहीं किया जाता था, ठीक है, बायोलॉजी के अंतर्गत ही जूलॉजी आता था, ठीक है। तो जैसे बायोलॉजी के पिता अरस्तु कहते हैं, इसलिए आपको जूलॉजी का भी पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को ही कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जूलॉजी, जूलॉजी का पिता कौन है, तो अरस्तु है, ठीक है। बाद में जब थियोफ्रेस्टस नामक जब वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि ना पेड़ पौधा में भी जीव जान होती है, उसका भी अध्ययन करना जरूरी है, ठीक है। तो उसके पिता हम बोटनी के पिता किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि बोटनी का पिता, बोटनी का पिता थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, ठीक है। तो आपको बायोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को मिलेगा वह है कोशिका, यानी कि सेल। सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि सेल क्या होता है, सबसे छोटी सेल कौन होती है, सबसे बड़ी सेल कौन होती है, मनुष्य में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ी और छोटी सेल कौन होती है। तो जूलॉजी के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर है सेल, और सेल के बारे में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप लोग भी बिना वीडियो के स्किप किए हुए अच्छी तरह से आप देखने की कोशिश कीजिए, और आप एक कॉपी कलम लेकर के बैठिए और जो भी बात को हम बोल रहे हैं उसको लिखने का भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको भाषा दिखाने का हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, आपको हम फैक्ट बात बताने के काम करेंगे, ठीक है। फैक्ट बात जो होता है, साइंस खोजता ही क्या है, केवल फैक्ट बात, ठीक है। यह हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है, एसएसटी नहीं है, ठीक है, इसका भाषा जो है 2 पेज, एक पेज का हम दिखाते चले, ठीक है। तो फैक्ट बात का जानकारी लेते चलिए, ठीक है। साइंस में आपको जो है ना बहुत आगे सीखने को मिलेगी। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जूलॉजी के अंतर्गत कौन सा चैप्टर आता है, सेल आता है, ठीक है। सेल का जो बायोलॉजिकल नेम होता है, ठीक है, वो होता है साइटो, ठीक है। इसीलिए सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है,
आप कहिएगा सबसे पहले बताइए कि सेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि सेल होता क्या है। ठीक है, देखिए यह शरीर के सबसे छोटी अंग, बहुत से लोग छोटी अंग बोलता है लेकिन छोटी अंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटी अंग डीएनए आरएनए भी होता है। सेल से छोटा डीएनए आरएनए होता है, उससे भी छोटा छोटा होता है सब। ठीक है, इसलिए इसको सेल को सबसे छोटी अंग नहीं बोल करके छोटी इकाई बोलते हैं। इकाई का मतलब होता है वह हर एक क्रिया को करे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, यानी सेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो वह शरीर का सबसे छोटी इकाई जो हर एक क्रिया को करे उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी कि यह सबसे क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है और सेल किसे कहते हैं। ठीक है, किताबों में आप लोगों को डिफिनेशन देखने को मिलेगी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका कहते हैं। अगर आप लोग को यह भाषा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को रोक रोक करके आप लिख सकते हैं। चलिए, और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका को उन्होंने देखा। ठीक है, और सबसे पहले इसीलिए इनको कहा जाता है कि कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और यह रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका का खोज नहीं किया, रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका का खोज किया, यानी मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, अब यहां पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि जब मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक है, आपको यहां पे लिख देते हैं कि जीवित कोशिका का खोज, ठीक है, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक है, मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया। ठीक है, तो आप जान गए कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, मृत कोशिका का खोज किसने किया, जीवित कोशिका का खोज किसने किया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, मानव के अंदर सबसे बड़ी कौन होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे किसी पर्सनली किसी को नहीं बताया जा रहा है कि मानव के अंदर सबसे छोटी, ठीक है, कि जानवर के अंदर सबसे छोटी बड़ी, ऐसे नहीं, केवल आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, तो आप कहिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा होती है। माइक्रोप्लाज्मा होती है। ठीक है, और आपसे एक और क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करता है कि मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका, मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, मानव के अंदर, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, ठीक है, तो ओवम। ठीक है, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो ओवम होती है। ओवम को हम हिंदी में कहते हैं अंडाणु। ठीक है, जो फीमेल में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, यह केवल मेल में पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, यह एक तरह का बैक्टीरिया है।
ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी फीमेल में होती है, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी कि मेल में होती है, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, ठीक है, तो वो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन सेल को बोलते हैं, ठीक है, न्यूरॉन कोशिका भी बोल सकते हैं इसको। ये कहां होती है, तो ब्रेन के अंदर होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल होती है, जो ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे शुक्राणु जो है ना, यहाँ पे गलत लिखा गया है, आप लोग सही करने की कोशिश कीजिएगा। शुक्राणु, ठीक है, कहाँ होती है, तो मेल के अंदर होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिला। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिखने का कोशिश करेंगे। चलिए, बायोलॉजी के अंतर्गत एक शब्द है, ठीक है, जिसके बारे में सबसे पहले आप लोग जान जाइए, विभाजन, ठीक है। विभाजन, आप लोग कहिएगा विभाजन का मतलब मैथ में तो होता है भाग देना होता है, ठीक है, यानी विभाजित करना, कटाना, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी में विभाजन का मतलब होता है बनना, ठीक है। विभाजन विभाजन का मतलब होता है बनना, ठीक है। यानी कि जिसे यहाँ पे एक शब्द देखने को मिलेगा, कोशिका विभाजन, यानी कोशिका का बनना, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में, ठीक है, वह कौन सा अंग है जहां पे कोशिका विभाजन नहीं होती है, ठीक है, तो वह है ब्रेन। ब्रेन के अंतर्गत कोशिका विभाजन नहीं होती है। 2 फैक्ट बातों को जानिए कि मानव शरीर में सबसे तेजी के साथ कोशिका विभाजन किसकी होती है, कौन से अंग की होती है, और किस अंग की कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। चलिए, मानव में कोशिका विभाजन नहीं होती है, ठीक है। तो कहां नहीं होती है, तो ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन, यानी कि ब्रेन में आपको कोशिका विभाजन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और देखिए, मानव में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से देखने को मिलती है, यानी कि मानव के अंदर वह कौन सा अंग है जहां पर कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होती है, तो वह है लीवर, यानी कि यकृत। विभाजन बहुत तेजी से होती है, तो कौन है, तो लीवर है। लीवर यानी कि यकृत, ठीक है। यकृत में जो है ना कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होती है, यानी कि इसके अंदर जो कोशिका विभाजन कराने वाले जो सेंट्रोसोम होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, और यहाँ पे मेरे ब्रेन के अंदर सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोशिका विभाजन करता कौन है, तो सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन कौन करता है, तो आप लोग को बता दें, कोशिका के अंदर एक अंग होता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ही कोशिका विभाजन करने का काम करता है, और हमारे ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होती है, जिसके कारण ब्रेन के अंतर्गत, ठीक है, कोशिका विभाजन नहीं हो पाती है, ठीक है। और मानव में आपका जो लीवर है, मानव के अंदर जो लीवर आपका अंग है, उसके अंदर सेंट्रोसोम बहुत ही एक्टिव होती है और कोशिका विभाजन कराने में बहुत अधिक भूमिका निभाती है। मानव में जो कोशिका विभाजन नहीं होती है ब्रेन के अंतर्गत, आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे सर फुटता है, ठीक है, तो ठीक हो ही जाता है, लेकिन आपको हम बता दें कि एक ब्रेन के अंदर जो तंत्रिका कोशिका होती है वही ब्रेन का मेन भाग होता है, उस पर जो है ना, ठीक है, चोटें नहीं आनी चाहिए। जैसे एक तंत्रिका कोशिका होती है, उसका सेफ्टी कितने तरह से दिया गया रहता है, तो देखिए, सबसे ऊपर होता है स्किन यानी त्वचा, क्रेनियम नामक हड्डी भी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक झिल्ली होता है जिसको मेनिंजाइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो होता है तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि 3 परत, यानी कि 3 चीज जो है तंत्रिका कोशिका को सेफ्टी देने का काम करता है। अगर आपके सर में थोड़ा सा चोट लगता है तो आपका इसकी जो क्या कहते हैं ना, त्वचा, स्किन में अगर थोड़ा सा चोटें आती है तो वो ठीक हो जाती है, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि अंदर जो तंत्रिका कोशिका है उसमें चोटें नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर चोटें आ गई तो फिर आपका जो है ना वो ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में क्या पाया जाता है, मेनिंजाइट नामक एक झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, और अब से इससे जो है ना, जब मेनिंजाइट नामक झिल्ली में जब कुछ खामियां आ जाती है, जब उसमें जब चोटें आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण एक बीमारी होती है ब्रेन के अंदर जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर के कौन से अंग में मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है। ठीक है, तब ब्रेन, क्योंकि मेनिंजाइटिस जो होती है, मेनिंजाइट जो होती है एक झिल्ली होता है जो क्रेनियम नामक हड्डी के जस्ट नीचे रहता है। ठीक है, और तंत्रिका कोशिका के जस्ट ऊपर आता है। ठीक है, उस झिल्ली में जब वो जब सूख जाता है, जब उसमें जब खराबी आ जाती है, जिससे एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसे हम मेनिंजाइटिस नामक बीमारी कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे लीवर, यानी कि लीवर में कहा जाता है कि अगर आपका आधा लीवर खत्म भी हो गया है, मात्र 30% भी अगर बचा है, ठीक है, तो आपका पूरा के पूरा 100% तक आपका जो है ना कवर हो जाएगा। नए लीवर आराम से बन भी जाएगा। ठीक है, यानी कि सेंट्रोसोम इसमें बहुत ही एक्टिव काम करता है। ठीक है, देखिए इस आज हम लोगों को हमेशा हेलमेट पहनने के लिए बोलता है। इसके पीछे का रीजन आप समझ गए होंगे कि हमारे जो होता है तंत्रिका कोशिका जो होता है ब्रेन में, ठीक है, उसमें चोटें नहीं आनी चाहिए। उसको सेफ्टी देने के लिए जो है ना हेलमेट पहनने का हमेशा लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप हेलमेट नहीं पहनिएगा। अगर चोट आई, अगर आप मोटरसाइकिल से आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, अगर गलती से आपका तंत्रिका कोशिका में अगर इफेक्टेड आ जाता है, तो आपका जो है वो तंत्रिका कोशिका, क्योंकि उसके अंतर्गत सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो क्या आपका ब्रेन ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिसको भी अगर ब्रेन में चोट आ गई, वो भी ब्रेन के अंतर्गत अगर तंत्रिका कोशिका में चोटें आ गई, तो वो ठीक होना क्या है? असंभव है। ठीक है, वो संभव नहीं है। इसीलिए हमेशा हम लोगों को जो है हेलमेट पहन करके ही गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोगों को, ठीक है, बहुत सारे चीज आपको सेल के अंतर्गत आप लोगों को बताए हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, बड़ी कोशिका कौन होती है, मानव में सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी। ठीक है, कोशिका विभाजन कहाँ बहुत तेजी के साथ होती है, कोशिका विभाजन कहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात आपको बता दें कि छोटे बच्चे में कोशिका विभाजन बहुत तेजी के साथ होती है। ठीक है, बड़े बच्चों की तुलना में। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे जो है ना कोशिका विभाजन करने की जो क्षमता है ना घटती है। तो आप देखते होंगे कि एक 5 साल का बच्चा का पैर टूट जाए, यानी कि कोई चोटें आ जाए, और एक 60 वर्ष के बूढ़े आदमी का चोटें आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले 5 वर्ष के बच्चा का ठीक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो सेंट्रोसोम है बहुत ही एक्टिव रहता है, और जो 60 वर्ष के व्यक्ति है उनके अंदर सेंट्रोसोम जो है ना एक्टिव नहीं रहता है उतना, जिसके चलते वो उनका जो है टूटा हुआ पैर या लगी हुई चोटें ठीक नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इससे आपको एक निष्कर्ष निकल के आया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, सेंट्रोसोम जो है वो एक्टिव होना बंद कर देती है। ठीक है, इसीलिए चलिए बस इतना ही रख देते हैं। कल आप लोगों को जो है ना फिर आप लोगों को आगे वीडियो बताएंगे कि कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से अंग होता है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह जितना भी सारा चीज है, इस सब चीजों को अगले वीडियो में आप लोगों को देने का काम हम करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।